हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले मैथ्स 4 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। हम देखेंगे 21-22 में जो भी हमारा पेपर आया था मैथ्स 4 का, उसमें सेक्शन ए में जो भी हमारे सारे क्वेश्चंस आए थे, आज हम इस वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p + q = 1। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। जब भी इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है तो आपको पता है कि जो हमारा ये कौन सा टाइप है जहाँ p, q = 0 होता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, z = ax + by + c। ठीक है, अब जो हमारा p और q है उसे हमें किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, a और b में। तो हम क्या करते हैं, पुट p = a एंड q = b। तो क्या हमारी इक्वेशन हो जाएगी a + b = 1। अब a + b = 1। अब यहाँ से हम a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे हम b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने क्या करा, b की वैल्यू निकाली, तो b की वैल्यू क्या है, a1 - a। ठीक है, अब हमें क्या पता है, जब भी हमारे p + q = 1 होता है, p और q में होता है टाइप, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, z = ax + by + c। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ। z = ax + by + c में ax + b की वैल्यू क्या है, 1 - a × y + c। ये हमारा क्या है, ये इसका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, कैलकुलेट पी आई, यानी जो हमें पी आई फाइंड करना था, d - 3d' + 2 × z = e⁻x + 2y। जब हमें पी आई फाइंड करने के लिए बोलता है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, आपको पता है 1/f d × d', जो भी हमारा ये लिखा होता है, इंटू e⁻ax + by। हमारा क्या इक्वल टू में क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो आपको पता होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कि हम पी आई उसमें किस तरीके से निकालते हैं जब भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो पी आई हम किस तरीके से निकालेंगे, जो भी हमारी ऊपर की वैल्यू होगी उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax + by से। जब हम x + 2y को ax + by से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 और b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। ठीक है, पहला स्टेप्स हमारा ये होता है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हम क्या करेंगे, पी आई = 1 लेफ्ट साइड में क्या है, d - 3d' + 2 × e⁻x + 2y। अब d की जगह क्या रखते हैं हम, a क्या है हमारा 1, और d' की जगह क्या रखेंगे, b की वैल्यू क्या है हमारी 2। 1 - 3 × 2 + 2 × e⁻x + 2y। यहाँ से क्या आया, -1/3 e⁻x + 2y। ये हमारा क्या है, ये हमारा पी आई फाइंड हो गया। आपको बस ये याद रखना है, जब भी हमारा इक्वल टू में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो उसे हमें कंपेयर करना होता है ax + by से। a और b की वैल्यू निकालकर हमें d और d' में पुट करने होते, सिंपल हमारा पी आई निकल जाता है, फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पीडी यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना था कि ये इसका टाइप क्या है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, एलिप्टिक है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको पता है, जैसे कि आपको क्या फाइंड करना होता है, b² - 4ac। इसमें मैंने तीनों का लिखा हुआ है कि जब भी हमारा b² - 4ac > 0 आएगा तो हाइपरबोलिक होगी हमारी इक्वेशन, b² - 4ac < 0 आएगा तो एलिप्टिक होगी, b² - 4ac = 0 आएगा तो क्या होगी, पैराबोलिक होगी। तो जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें से हम a, b और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो a हमारा क्या होता है, जो भी हमारा डेल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है 5 del square u upon del x square - 9 del square u upon del x del y + 4 del square u upon del t square। जो हमारा a होता है वो क्या होता है, हमारा del square u upon del x square का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, a होगा। अब b हमारा क्या होता है, जो भी हमारा del square u del x del t, जो भी इसका कॉफिशिएंट होगा वो हमारा b होता है। और c हमारा क्या होता है, जो कि हमारा del square upon del t square का कॉफिशिएंट होता है। बस आपको ये याद रखना है कि a b c किसके कॉफिशिएंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये इक्वेशन को इधर उधर कर देते हैं, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि del square upon del x square का कॉफिशिएंट जो होता है वो a होता है, इसका b होता है और इसका c होता है। अब a b c आपने फाइंड कर लिया। a क्या आया हमारा 5 आया, b क्या हमारा -9, c क्या आया हमारा 4। तो b² - 4ac निकालेंगे, -9² - 4 × 5 × 4 81 - 80, तो 1 आया। तो 1 क्या है, <0 तो हमारा इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई हमारी, हाइपरबोलिक। सिंपली आपको बस ये 3 पॉइंट याद करने, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि क्लासिफाई करने के लिए कि हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है या पैराबोलिक है। तो सिंपल आपको बस ये लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट डाउन द 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। आपको 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन पूछी थी। तो 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है, del square u upon del t square = c² del square u upon del x square + del square u upon del y square। तो जो इससे जो क्वेश्चन आता है, इससे मेनली क्वेश्चन आने के यही चांसेस रहते हैं कि वो आपको गिवन कोई भी इक्वेशन देगा, वेव इक्वेशन देगा, लाप्लास दे देगा, आपसे हीट इक्वेशन दे देगा, कि आपको उसको क्या बताना है कि इक्वेशन होती क्या है, आपको वो लिखना है। तो आपको 2 नंबर के लिए आपको जो भी सारी इक्वेशंस है आपको सब याद करने की वो होती क्या है।
ठीक है। अगर ये वन डायमेंशनल बोल देता तो क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर नहीं आता तो क्या हो जाती है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये थी हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको क्या फाइंड करना था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना था, जो कि हमें एफ एक्स गिवन था लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट ए से बी ई की पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब हमें एफ एक्स गिवन है, सिंपल रखेंगे। अब हम क्या ये गिवन है कि एक्स और जो लैम्डा है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो हमें लोअर लिमिट पता चल गई कि वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से अपर लिमिट नहीं पता चल कि ग्रेटर देन कितने है। तो हमने क्या माना कि इन्फिनिटी है, क्योंकि देखो आप नंबर लाइन पे देखोगे ना तो जीरो बोला है, जीरो जीरो यानी जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यूज होगी। जब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तो इनफाइनाइट पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगी। तो जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स क्या लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। अब मैंने ई की पावर टी एक्स और ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये है ना ई की पावर टी एक्स इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, इसमें क्या बेस सेम है तो मैंने क्या कर लिया, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा t माइनस लैम्डा। फिर t माइनस लैम्डा में से मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचा लैम्डा माइनस टी। ठीक है। इस तरीके से यहाँ मैंने लिखा है कि लैम्डा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी माइनस लैम्डा इंटू डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लैम्डा कॉन्स्टेंट है तो लैम्डा बाहर रहेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर माइनस लैम्डा माइनस टी इंटू एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि आप जानते हैं ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। लेकिन ये एक्स तो है नहीं तो अपन में इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम माइनस लैम्डा माइनस टी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस लैम्डा माइनस टी। अब सिंपली हम इसमें क्या रखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, जो हमारी लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा जब भी हम लिमिट रखते हैं तो क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस लैम्डा माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस जीरो माइनस लैम्डा माइनस टी। अब आपको पता है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, हमारी जीरो होती है, तो ये टर्म मेरी पूरी जीरो हो गई। फिर माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, ई की किसी की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो वन अपॉन लैम्डा माइनस टी मेरा बचा। फिर मैंने क्या किया कि जो अपॉन में से क्या ले लिया, लैम्डा कॉमन ले लिया। जब लैम्डा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वन माइनस टी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा था लैम्डा बाहर चला गया लेकिन टी के पास लैम्डा नहीं था तो वो कहाँ चला गया, इसके डिवाइड में, तो टी अपॉन लैम्डा वन अपॉन वन माइनस टी अपॉन लैम्डा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वन अपॉन टी माइनस लैम्डा की पावर को हम ऊपर लेके गए तो माइनस वन पावर हो गया। अब हमें पता है कि जब भी इस तरीके का आता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वन माइनस एक्स, उसमें बायनोमियल में होता है ये वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इसको करेंगे वन प्लस टी अपॉन लैम्डा प्लस टी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस टी क्यूब लैम्डा क्यूब डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। या हम इसको सम में ऐसे लिख सकते हैं आर जीरो से इन्फिनिटी टी अपॉन लैम्डा की पावर आर कहाँ से लेकर है, जीरो से इन्फिनिटी, ऐसे ओपन करके लिखते हैं, आप इसका ऐसे समीशन करके लिखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, इफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स आर, रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या होते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपको गिवन है 0.8 एंड 0.8। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर जो हमारा होता है वो क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हमें गिवन है 0.8 और 0.8, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 0.8 अंडर रूट 0.64, तो क्या आएगा, आर की वैल्यू 0.8। सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी थी और आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। आर हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बताया गया अ डाई इज टॉस ट्वाइस, एक डाइस को हमने दो बार ट्वाइस किया, यानी एन हमारा क्या है 2। एन हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कितने टाइम्स हमने वो इवेंट अकर किया है। तो हमने जो इवेंट किया है हमारा डाई को टॉस करना, तो कितनी बार किया, 2 टाइम्स किया है। अ सक्सेस इज गेटिंग 2 और 3, एक बार जब हमने टॉस किया तो वो 2 आया, दूसरी बार टॉस किया तो हमारे क्या है 3 आया। कैलकुलेट मीन, आपको क्या फाइंड करना है, मीन। अब आपको पता होनी चाहिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस आने की क्या है, क्योंकि हमारे एक बार 2 आया और एक बार 3 आया, तो हम क्या 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि टोटल कितने होते हैं डाई पे 1 to 6 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 6, तो 1/6 प्लस 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 2/6 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस हमारी क्या होगी 1/3, यानी पी हमारे क्या हो गया 3।
और एन हमें पता है 2, क्योंकि हमारा जो डाई हमने टॉस किया है वो कितने टाइम किया है, 2 टाइम्स किया है। तो मीन इक्वल टू एन इंटू पी, एन क्या है 2 इंटू 1/3, 2/3 हमारा क्या आ गया, ये मीन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट स्टेटमेंट ऑफ बाइस थ्योरम। आपको बाइस थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न करना है और जो इसका फॉर्मूला होता है आपको इसमें वो लिखना था। तो ये मैंने पूरा इसमें लिखा हुआ है क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी यूज एफ टेस्ट। एफ टेस्ट हम कब यूज करते हैं, एफ टेस्ट जब भी हम वेरिएंस के बारे में हम पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस को चेक करते हैं, तो जब हम एफ टेस्ट को यूज करते हैं तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एफ टेस्ट इज यूज टू टेस्ट इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द 2 सैंपल आर ड्रॉन। जो भी हमारे पास 2 सैंपल्स होते हैं उनके बीच में वेरिएंस की इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एफ टेस्ट का यूज करते हैं। व्हेन 2 सैंपल्स में बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग सेम वेरिएंस। ठीक है, जब जो भी हमने 2 सैंपल्स लिए हैं, चाहे वो किस में हो, उनका जो सेम वेरिएंस हो, नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने लिया और उनका वेरिएंस सेम हो। यानी सिंपल आपको बस ये याद करना है कि एफ टेस्ट का हम कब यूज करते हैं, जो भी हमारे 2 सैंपल्स होते हैं तब भी हमें 2 सैंपल्स के बीच में क्या चेक करना हो, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस चेक करना हो, देन वी यूज एफ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन वन वे एनोवा क्लासिफिकेशन। आपको क्या बताना था, वन वे एनोवा क्लासिफिकेशन बताना था। तो सबसे पहले वन वे एनोवा की पहला फुल फॉर्म लिख के जाए, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस को एनालिसिस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनोवा क्लासिफिकेशन का। इट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, इट इज यूज्ड टू एनालाइज ऑफ इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट फैक्टर ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे क्या बताता है, क्योंकि इसका वन वे यानी इसमें वन इंडिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है, अगर ये 2 वे होता तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते। बस आपको इसमें याद करना है, जैसे 1 वे पूछा एनोवा तो कभी कभी क्या पूछ लेता है, 2 नंबर में ही इसको चेंज करके 1 वे की जगह क्या पूछ लेता है, वो 2 वे पूछ लेता है। तो 2 वे में आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम बताना। बस इसमें 2 वे में क्या होगा कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इस नेक्स्ट 2022-23 का सेक्शन 1 सॉल्व। ये जो हमने किया, ये हमने क्या किया, 21-22 का किया है, जो कि हमने पूरा सॉल्व कर लिया, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 22-23 का भी सेक्शन 1 पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे क्या हो जाएंगे, 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन है वो हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन, फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम z इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको क्या गिवन है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसमें क्या पूछा है कि ए और बी को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ए और बी, जब भी एलिमिनेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें हम कुछ डिफरेंशिएशन करके, कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन करके कुछ हम रिमूव तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या किया, क्योंकि x और y है, यानी एक बार हम डिफरेंशिएशन x के साथ कर सकते हैं, एक बार y के साथ कर सकते हैं। अब क्या किया, डेल z अपॉन डेल x, पार्शियल डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ए एक्स के साथ क्या हो गया 1, तो बचा क्या a, बाकी सब कांस्टेंट है तो सबका क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या है, डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आई हमारी a। इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में किया तो y के साथ क्या है b, तो y के साथ क्या हो गया 1, सिर्फ b बचा, और सब क्या है कांस्टेंट, तो उन सबका क्या हो गया 0 हो गया। तो b की वैल्यू क्या है, डेल z अपॉन डेल y। a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। ए और बी की जो भी हमने वैल्यू फाइंड किया वो हमने इक्वेशन 1 में रख दी, जो हमारी इक्वेशन 1 का है, जो कि हमें गिवन इक्वेशन की z इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह क्या रख दिया, डेल z अपॉन डेल x, तो x इंटू डेल z अपॉन डेल x प्लस b की जगह क्या रख दिया, डेल z अपॉन डेल y, और a स्क्वायर की जगह डेल z अपॉन डेल x का होल स्क्वायर, और b की जगह डेल z अपॉन डेल y का होल स्क्वायर। सिंपल ये इक्वेशन रखी, ये मेरी क्या गई z की वैल्यू। या हम इसे p और q के टर्म में लिखेंगे तो p को हम क्या बोलते हैं, डेल z अपॉन डेल x, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप इसको या ऐसे भी पी और क्यू में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दें तो आपको पूरे मार्क्स 2 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे। तो आगे पे आपको समझ आ गया होगा, जब भी एलिमिनेशन का क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ भी कांस्टेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो आप कोशिश करें कि किसी के साथ पार्शियल डिफरेंशियल ही करके आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 2 बार करना पड़े, 1 बार करना पड़े, वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या डिफरेंशिएशन करना है, किसकी वैल्यू कहाँ रखनी है। ठीक है, वो क्या है, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश इक्वल टू 0। आपको पता है जब भी ऐसा आएगा सॉल्व करने के लिए तो सी एफ आप किस तरीके से निकालेंगे, डी की जगह हम m रखते हैं और डी डैश की जगह क्या रखते हैं, हम 1 रखते हैं। तो सिंपल इसमें रखेंगे तो डी की जगह क्या रखा है, m स्क्वायर प्लस m इंटू 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या गया, m कॉमन आ गया, क्या बचा m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू एक 0 आई और एक m की वैल्यू क्या है, -1 आई। तो इसका सी एफ लिखेंगे क्या आएगा, f1y प्लस f2y माइनस x। सिंपल आपको इसमें सी एफ फाइंड करना था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, जो हमारे 21-22 में आया था। ये क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेम ही क्वेश्चन उसमें आया था इस 22-23 में। तो इसमें क्या था, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस यू एक्स वाई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कॉफिशिएंट याद रखने की, ए बी और सी किसके कॉफिशिएंट है। ए किसका कॉफिशिएंट है, यू एक्स एक्स का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। बी किसका कॉफिशिएंट है, आप देखो बी मैंने किसका बताया था, यू एक्स वाई का, ठीक है, यू एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या है बी, तो -1। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि उसने क्या कर दिया, इनकी दोनों की पोजीशन को स्विच कर दिया। तो और सी की वैल्यू क्या है, सी किसका कॉफिशिएंट होता है, यू वाई वाई का, वो क्या आ गया 1। सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4 ए से निकालेंगे तो बी की वैल्यू 1, 4 इंटू ए की वैल्यू भी 1, सी की भी वैल्यू 1, तो -3 है, -3 जो है लेस देन 0 है, यानी तो इसमें क्या आएगा हमारा इलिप्टिक आएगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कब ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू पे 0 क्या क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये क्या आ गई हमारी इलिप्टिक आ गई, सिंपल। नेक्स्ट क्या था, राइट द वेव इक्वेशन इन 2 डायमेंशन, वही सेम क्वेश्चन 21-22 में भी आया था कि वेव इक्वेशन 2 डायमेंशन आपको बतानी थी, तो वही है सेम, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, वाई वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी और हमारी सेम रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे कुछ फ्रीक्वेंसीज और वैल्यूज गिवन थी, उसने क्या पूछा, अर्थमेटिक मीन पूछा था। तो जब भी हमें एक्स और एफ गिवन होता है तो उस टाइम हमारे अर्थमेटिक मीन किस तरीके से निकलता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो सिंपल एक्स आई एफ आई इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 5 इंटू 1 5, 9 2 18, 12 3 36, इन सब इस तरीके से मल्टीप्लाई करी, फिर इसका समीशन किया, तो समीशन एक्स आई एफ आई आया मेरा 299 एंड अपॉन समीशन ऑफ एफ आई यानी फ्रीक्वेंसीज का सम किया, वो क्या है मेरा 73। जब इसको डिवाइड किया तो एक्स बार क्या है, यानी अर्थमेटिक मीन क्या है 4.09। आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करें, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, अगर हो गई है तो उसके लिए सॉरी, एक बार आप खुद से ट्राई करके जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट द फॉर्मूला ऑफ कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको फॉर्मूला बताना था कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का, जो कि हमारा क्या होता है, r इक्वल टू n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू समेशन ऑफ वाई का माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। और उससे रेंज पूछी थी, रेंज जो होती है वो -1 से 1 हमारी क्या होती है, इसकी रेंज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन थी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन थी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन थी 5/8 और इंटरसेक्शन पूछा था। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन थी 1/4 प्लस 1/2 माइनस 5/8, तो इसको सॉल्व किया 1/8 आया। अगर इसका ही उल्टा पूछता, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछता, तो सिंपल हमारा फॉर्मूला सेम रहता, सिर्फ जो हमारा इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन आ जाता, जहाँ यूनियन है वहाँ क्या आ जाता, हमारा इंटरसेक्शन आ जाता। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी रहते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे क्या पूछा था, राइट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस द डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पूछा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो हमारा क्या था, NCX p की पावर x इंटू 1 माइनस p की पावर n माइनस x। क्योंकि आपको पता है p प्लस q क्या होता है, हमारा 1 होता है, तो q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस p लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ 1 माइनस p लिखा है, या आप इसको q लिख दें। इसका जो मीन होता है वो क्या होता है n इंटू पी और वेरिएंस क्या होता है NPQ या NP 1 माइनस पी। आपको पता है 1 माइनस पी मैंने किस लिए लिखा, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो q की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस पी। तो मीन क्या होता है n इंटू पी और वेरिएंस क्या होता है NPQ। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया डिफाइन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है, हम क्या मानते हैं नल हाइपोथेसिस में, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन। हम ये मानते हैं नल हाइपोथेसिस में कि जो हमारा सैंपल मीन है और जो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हम नल हाइपोथेसिस में मान कर चलते हैं। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि वो हमारी ट्रू है या नहीं, फिर हम उसकी वैल्यू को देखते हैं कि वो ग्रेटर देन आई है, लेस देन आई है, वो किस तरीके से आई है। तो नल हाइपोथेसिस सिंपल क्या होता है, जो हमारा सैंपल मीन होता है और जो पॉपुलेशन मीन होता है, हम उसके बीच में कोई भी डिफरेंस मान के नहीं चलता है, हम ये मानते हैं कि उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस कंट्रोल चार्ट की। कंट्रोल चार्ट क्या होता है, द कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफ
कंट्रोल चार्ट का होता है, एक हमारा ग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट करता है हाउ अ प्रोसेस चेंज ओवर टाइम, कि कोई भी हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे आप अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं, फिर आप उसका ग्राफ बनाते हैं, तो आपको उसके बारे में ही इसमें बताना था कंट्रोल चार्ट में। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें हमने 2 साल के पेपर के सेक्शन के पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, यानी 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए 2 मार्क्स के। तो यहाँ आपके 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर हमारे नोट को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।